ओम शांति। तो आज की मुरली का जो थीम मुझे समझ में आया, बाबा बार बार यही कह रहे थे कि ये तुम बच्चों को ही समझ में आता है, तुम बच्चे समझते हो। तो समझने के बाद जो है वो मुझे लगा बाबा बुद्धि के लिए कह रहे, और बुद्धि के लिए भी बार बार बाबा कह भी रहे थे। तो द ब्रॉड इंटेलेक्ट, विशाल बुद्धि। अभी तुम समझते हो बगीचा किसको कहा जाता है। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। विस्तार तो इनका बहुत है, तुम्हारी बुद्धि में कितना शॉर्ट में बैठा हुआ है। A broad intellect has the capacity to convert the gross into subtle and then accommodate. तो जो विशाल बुद्धि है, वो विशाल बुद्धि वाले आत्माएं जो भी सीन देखते हैं उस सीन के पीछे का भाव को पकड़ते हैं और वो सूक्ष्म समझ लेके उस बात को बिगर कोई इमोशंस समा लेते हैं। It has a sense of strength, grandeur, and an open, big heart where the knowledge gets accommodated into it in the form of a single understanding of subtle language. तो ये एक ताकत है, बुद्धि की ताकत है, जिससे जहाँ पर बुद्धि का कोई बाउंड्रीज नहीं है, खुला है, सीन के बियॉन्ड समझने के लिए, और फिर जो सूक्ष्म बात है उसको समाते हैं। It does not carry the weight of emotions or misinterpretation that can bind in the form of low frequency perception. तो जिसका विशाल बुद्धि है वो इमोशंस के इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, इमोशंस से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि इमोशंस या तो दुख होगा या बहुत खुशी होगा। दुख में भी बहुत सारे भिन्न भिन्न इमोशंस हैं और दोनों में इम्बैलेंस होता है, और जहाँ इम्बैलेंस है वहाँ नीचा वाला समझ आ जाता है, लो फ्रीक्वेंसी परसेप्शन। तो विशाल बुद्धि कैसा होगा दिखने में? इट इज़ ए स्टोर हाउस और मैसिव रिजर्वॉयर, क्योंकि विशाल है। इट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग वास्ट विजडम, मेमोरीज एंड लर्निंग। तो ऐसे बुद्धि में हर बात को विजडम के रूप में, इंटेलिजेंट जो होते हैं वो विजडम को स्टोर करते हैं और उस मेमोरीज को स्टोर करते हैं जो आत्मा को ताकत दे, क्योंकि हर सीन से लर्निंग लेने की कोशिश करते हैं और उसके लिए
धैर्यता बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल है धैर्यता का। पेशेंस एक्ट्स एज द रेगुलेटरी सिस्टम फॉर ए ब्रॉड इंटेलेक्ट, प्रिवेंटिंग वास्ट नॉलेज फ्रॉम टर्निंग इनटू chaotic इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो जब हम दुनिया में फंसते हैं तब हम अंदर में क्या लेते हैं? chaotic इंफॉर्मेशन, हलचल वाले इंफॉर्मेशन लेते हैं और वो भारी कर देता है। पर जब धैर्यता से कोई भी सीन को हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जहाँ ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पर धैर्यता होता है। While a broad intellect, a विशाल बुद्धि, has the raw capacity to hold massive amounts of data. तो जो भी डाटा स्टोर करना है विजडम के रूप में, क्योंकि सूक्ष्म चीज स्टोर होता है तो बहुत कैपेसिटी होता है। पर यहाँ पर पेशेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। पेशेंस प्रोवाइड्स द प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड टू टर्न दैट डाटा इनटू विजडम। जब धैर्यतापूर्वक डिटैच होके उस सीन को, पूरा सीन को देख पाते हैं तो एक उस सीन को प्रोसेस करने के लिए एक समय मिलता है, जिससे एक ऊंची समझ आ जाता है, और उस ऊंची समझ है विजडम। पेशेंस transforms a large intellect from a chaotic storehouse into a powerful functional tool through several distinct mechanisms. तो जब ये पेशेंस की जो बात कर रहे हैं, ये पेशेंस वो टाइम पीरियड है जब हम उसको अपने अंदर समझ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सारा उस कोई भी सीन का पूरा एस्पेक्ट देख के। पेशेंस उस समय ज़रूरत होता है जब कर्मेंद्रिय कुछ उस सीन को डायरेक्ट दिखाते हैं। शरीर के जो कर्मेंद्रिय हैं वो आपको सीन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करा देता है, राइट? या तो आप कान से सुनते हैं या आंखों से देखते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट है। तब धैर्यता की जरूरत होता है, क्योंकि जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, अगर उसमें फंस जाते हैं तो फिर कोई पुराना ट्रॉमा ट्रिगर होने का चांस होता है, और जब पुराना ट्रॉमा ट्रिगर होता है तो फिर तुरंत अपना ईगो को सेफगार्ड देने के लिए, शील्ड करने के लिए एक रिएक्टिव बिहेवियर हो जाता है, और वो ऑटो मोड में है, क्योंकि बहुत जन्मों से हमने किया है ये काम। तो उसी जगह पर एक ब्रेक लाते हैं। जो विशाल बुद्धि होंगे वो कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट करा रहे हैं सीन के साथ, उसमें नहीं फंसकर खुद को डिटैच करने की कोशिश करेंगे। और डिटैचमेंट में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होता है। तो पेशेंस क्या करता है? जब इंटेलेक्ट जब एक chaotic स्टोर हाउस जब बनता है तो वो विशाल नहीं होता है, वो बड़ा इंटेलेक्ट कहते हैं। तो पेशेंस क्या करता है?
धैर्यता उसको वो हलचल वाला इंफॉर्मेशन को एक पावरफुल इंफॉर्मेशन के ओर शिफ्ट करा देता है, क्योंकि जहाँ डिटैचमेंट होता है वहाँ पर बुद्धि को एनालाइज करने का एक ताकत आ जाता है और उसमें बहुत सारा मैकेनिज्म दिखाई देता है। तब विशाल बुद्धि क्या करती है, एक प्रोसेस द्वारा गुजरती, एक जो डाटा मिलता है, जैसे मन परसीव करता है। मन जब कोई भी चीज़ को कर्मेंद्रिय द्वारा परसीव करता है तो फिर वो बुद्धि तक पहुंचाता है, और बुद्धि मन जो कह रहे हैं, जिस रूप में दिखा रहे हैं, उससे प्रभावित नहीं होके धैर्यता रख के एक डीप प्रोसेसिंग में ले जाता है। दीदी, हाँ, ये बात आप आफ्टर द सीन बोल रहे हो कि इन द सीन ऑल्सो? सीन के बाद, सीन के बीच में भी हो सकता है, सीन के शुरुआत भी हो सकता है। अभी किसी के साथ इंटरेक्शन चल रहा है और वहां पे कुछ अटैक हो गया, तो यहाँ पे भी ये सेम, यहाँ पे अगर मैं पेशेंस रखूंगी तो मेरे को टाइम चाहिए, राइट, उस सोचने कि ये जो आ रहा है वो क्या है और फिर मुझे इसको कैसे आंसर करना है। तो ये पहले तो यही होता है ना कि आप आफ्टर द सीन, वो सीन हो गया और फिर उसके बाद आप उसको एनालाइज कर रहे हो, वहां पे भी पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, वो तो ऑलरेडी सीन हो गया, माना आपने जो पार्ट प्ले करना था, जो रिएक्शन होना था वो हो गया, राइट? यस। पर विशाल बुद्धि वो नहीं है। विशाल बुद्धि सही समय पर सही स्टेप उठाएंगे। जो सीन के बाद करते हैं वो विशाल बुद्धि बनने की कोशिश कर रही है। पहले प्रोसेस यही होगा ना कि हम बनते हैं और फिर वो फास्ट होता है। यस। पर तेरी अवेयरनेस जब हम रखते हैं तो ये दोनों चीजें पैरेलली भी वर्क करती हैं। हाँ, अवेयरनेस रखने से शुरुआत में ही आप पकड़ सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसके लिए एक्चुअली क्या है, हम कभी कभी अवेयरनेस रखते हुए भी ओल्ड पैटर्न्स में फंस जाते हैं। कहीं कहीं हम समझ लेते हैं कि हाँ, हम कंक्लूड कर देते हैं कि ये ऐसे ही होगा। ये वाला, ये जब से ये बहन तो बहुत अच्छी है, इसके साथ तो मेरा अच्छा बन जाता है ना, और वहाँ से ही कुछ ना कुछ पेपर आ जाता है। तो यहाँ पर भी हमने विशाल बुद्धि को यूज नहीं किया, राइट? मींस ओल्ड एसोसिएशन को हमने फिर भी अपने साथ कनेक्ट रखा इसे अलोंग विद अवेयरनेस। तो डिसएसोसिएशन भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हाँ। ओके दीदी, यहाँ पे ना एक पॉइंट ये है, आज मैं क्लास सुन रही थी सिस्टर टेनिस का, EGY से ही था, तो अच्छा। उसमें उन्होंने बोला था कि थॉट इज अ वेरी सटल थिंग, बहुत सटल स्टेट होना चाहिए आपका, और उनको समझने के लिए, प्री थॉट को समझने के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ट्रॉमा, कंडीशनिंग एंड कार्मिक अकाउंट्स। तो कार्मिक अकाउंट्स का जो आया, उसमें मुझे ये क्वेश्चन था कि क्या हमें जो कार्मिक अकाउंट्स, हर एक आत्मा के साथ हमारा डिफरेंट कार्मिक अकाउंट होगा और उसको क्या हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसके साथ मेरा कैसा कार्मिक अकाउंट है और मुझे कैसे प्ले करना है। तो बिफोर गोइंग टू द परफॉर्मेंस, क्या हमें ये सारा
अंडरस्टैंडिंग समझ के और फिर रिहर्सल करके जाना चाहिए? आप क्या समझते मुझे लगता है कि कार्मिक अकाउंट आप एनालाइज नहीं कर पाओगे शुरू में, क्योंकि मैं यही सोच रही थी। हाँ, किस रीति का कार्मिक अकाउंट आपको पता नहीं है। हाँ ठीक है, आप कोई इंटरेक्शन में आ रहे हो तो एक चांस है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट जहाँ है वहाँ पर एक पुल जरूर होता है। यस। तो उस पुल को अगर आप पहचान पाते हो तो आप केयरफुल रहना पहले से ही कि यहाँ पर एक कार्मिक अकाउंट हो सकता है, मुझे इस रोल को अच्छी तरह प्ले करना है, राइट? हाँ, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर पे बैठ जाऊँ और वहाँ पे जाऊँ ही नहीं, राइट? नहीं, नहीं। वहाँ पे जाना है, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ, हाँ। समझ के साथ। हाँ, क्योंकि सेटल करना पड़ेगा, राइट? हाँ। पर कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट का एक और तरीका है, वो योग बल से है। ओके। जैसे सपोज आपका पुल हो रहा है, सपोज आपका और मेरा कार्मिक अकाउंट है और आपको मेरे पास आने का इच्छा हो रहा है, बहुत पुल हो रहा है, और आपने सोचा कि ये अट्रैक्शन क्यों हो रहा है मुझे, जरूर कोई कार्मिक अकाउंट प्ले कर रहा है। और आप योग बल से आपका वो जो आकर्षण अंदर में, उस आकर्षण को सेटल किया आपने, उसका जो फोर्स, हाँ, उसका फोर्स को आप वीक कर दिया, और उसका फोर्स को वीक करने के बाद जो आपका स्टेट, वो स्टेबल स्टेट आ गया, उससे आप मुझे जो प्योर इंटरेक्शन दिया, सटल इंटरेक्शन किया मेरे साथ, वो सेटलमेंट के और ले जाता है। दीदी इसमें क्वेश्चन है, हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग पुल हो रहा है तो आपका कार्मिक अकाउंट है, बट अगर ऐसा हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ में ही इवॉल्व होगी, तो क्या फिर ये भी कार्मिक अकाउंट है? लाइक माइंडेड के साथ इवॉल्व तो होगा डेफिनेटली। वो कार्मिक अकाउंट होने से भी एक दूसरे को हम समझते हैं, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है बंधन संबंध में। हाँ, आप ये बोलना चाहते हैं? यस। ओके, बट फिर भी इसमें क्योंकि आपस में हम सहयोगी रहते हैं फिर, राइट? क्योंकि लाइक माइंडेड है, एक दूसरे को समझते हैं। दीदी मुझे एक बहुत थिन लाइन कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है, समटाइम्स मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ। नहीं होता है, सिर्फ आप नहीं, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं थिन लाइन को। जब आपका स्थिति इम्बैलेंस होगा तब थिन लाइन मर्ज हो जाता है। ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, दीदी मैंने एक पेपर चढ़ा है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अभी पूछ सकती हूँ? हाँ, श्योर। सेंटर पे एक आत्मा है, जिस वो भाई है, एंड ही इज वेरी कंट्रोलिंग टू ऑल द सिस्टर्स इन द सेंटर ऑल्सो। और मैं, क्योंकि मैं बहुत हार्ड बाउंड्री सेट करके रखा था अभी तक, तो he tried to approach me, पर मैंने कभी अंदर आने नहीं, मेरी बाउंड्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो कभी उसके सामने भी मैं नहीं देखती थी, तो he never approached me। अभी एक सेवा थी तो मैं उनके साथ, मेरा जाना हुआ था, तो वहां पे he tried many different techniques। मतलब पहले बहुत प्रेज किया तो कुछ हुआ नहीं, फिर पैसे दिए तो भी कुछ हुआ नहीं, फिर he used another approach which was not well attraction, फिर अभी वो दूसरा वाला ऑपोजिट वाला यूज किया उन्होंने, जहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल फॉर्म में आया, तो फिर मुझे दुख हुआ। तो फिर मैंने देखा उनको, थोड़ा ऑब्जर्व किया, लेकिन फिर भी मैं इमोशंस में तो थी। अब आज फिर से एक सीन हुआ जिसमें ही ट्राइड टू कंट्रोल मी इन सम डिफरेंट वे, व्हिच वाज अभी तक जो नहीं था उससे कुछ अलग हुआ। तो अभी मैं थोड़ा डर गई हूँ कि ही इज वेरी सो कॉम्प्लेक्स एंड सो मच क्रिटिकल। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आत्मा है क्या और क्या कार्मिक अकाउंट है। तो यहाँ पे
कल फिर एक सेवा है, तो अब मुझे नहीं जाना है, मैं अवॉइड यहाँ कर पर रही हूँ। आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करना पड़ेगा। मतलब ये हेल्दी should I बाउंड्री avoid है। him? हाँ, ये हेल्दी बाउंड्री है आपके कैपेसिटी अनुसार। अगर आप सेंटर पे जाते हुए भी यू कैन बी अवे फ्रॉम दैट सोल, तो ये एक हेल्दी बाउंड्री, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं वहाँ जाने के बाद इंटरेक्शन हो ही जाता है, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि वहाँ नहीं जाए जब तक आप और स्ट्रांग ना हो जाते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार इमोशंस जाग उठा, राइट। क्योंकि जितने बार आप इमोशंस ट्रिगर होगा, आपका ट्रॉमा ट्रिगर होता है, इमोशंस निकलता है, उतने बार आप कर्मा को सेटल नहीं करते हो, कर्मा फिर से बनाते हो। ओके। तो हमें बनाना नहीं है। इतना पावर होना चाहिए कि वहां से जो भी आए मेरा स्टेट एकदम न्यूट्रल रहे, तब तक मुझे उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन में और नहीं आना है। आपको एकदम वाइजली आप उसका सामना कर सके। थोड़ा सा वॉइस एक और है। जिस रूप में करना है उस रूप में। मुझे तो नहीं हो रहा है। नहीं, को नहीं हो रहा है। देवोबन आप रिजॉइन कर लीजिए। अच्छा, ओके। तो दैट मीन्स कि आई शुड अवॉइड हिम, मतलब जब तक वो नहीं हो जाता पावर तब तक मुझे उनसे दूर रहना है। हाँ, ओके। बेटर है, अपने को सेफ रखना है। और दीदी मुझे ना ये जो सिचुएशन मानसी मैंने डिस्कस की, ये मुझे जो मैंने आपकी जो चर्निंग पड़ी, मुझे उसमें भी लगा जब हम लोग इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं तो भी हम बैंक अकाउंट बनाते ही हैं सेटल करने की जगह। राइट। तो वो जिसको बोलते हैं ना, टेम्पोरल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टाइम बीइंग। तो ब्रॉड माइंड्स एंड इंटेलेक्ट्स ग्रास्प कॉम्प्लेक्स मल्टी-लेयर्ड कंसेप्ट्स। तो पता चल जाता है ब्रॉड इंटेलेक्ट को कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, कि बहुत सारा कंसेप्ट ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि उसी को बाबा परमत कहते हैं, मनमत और परमत। Patience allows the intellect to sit with ambiguity and resist rushing to premature conclusions before all variables are understood. क्योंकि पेशेंस जब नहीं रखते हैं तो किसी ने अगर कोई बात कह दिया, उसको हम मिस इंटरप्रेट करके फट से ईगो को ढकने के लिए, ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ बोल देते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि वो बात है ही नहीं। तो ये विशाल बुद्धि आत्मा, अगर कोई सामने वाले आत्मा ऐसे रिएक्ट भी करे, तो उस विशाल बुद्धि आत्मा को पता है कि उस आत्मा को वापस कैसे सेल्फ कनेक्ट करा दे। या वो आत्मा अगर विशाल बुद्धि होगी तो किसी ने कोई करेक्शन करने के लिए कुछ कह भी दिया, तो फिर वो पहले सोचेंगे, एनालाइज करेंगे कि किस लिए मुझे कहा गया है। ए वास्ट इंटेलेक्ट कनेक्ट्स disparate, fundamentally distinct, unequal or completely different in kind, quality or character, dots across different fields. तो ये पूरा मतलब एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पर वो पूरा एनालाइज कर लेते हैं। Patience provides the cognitive endurance needed to map out long-term ripple effect consequences. तो वास्ट इंटेलेक्ट क्या करती है कि पूरा सीन को अच्छी तरह वो जहाँ जहाँ मैप्ड है वहाँ तक उसको कनेक्ट करके समझने की कोशिश करती है। पर पेशेंस
क्या पेशेंस जब होता है तब इंटेलेक्ट का अलग ताकत होता है, क्योंकि धैर्यता जब होता है तो रिपल इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, रिपल इफेक्ट ऐसा है जैसे पानी में एक पत्थर गिराया, कोई भी पॉन्ड में एक पत्थर जब गिराते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे कि रिपल्स निकलता है, और पहला रिपल जो निकलेगा वो फिर दूसरा में टकराएगा, फिर दूसरा से फिर फाइनल वाला में टकराएगा। तो बहुत कुछ इन्वॉल्व कर लेता है। वो ऐसा होता है, सपोज आपके ऑफिस में आप गए हैं, वहाँ पर कुछ आपका बॉस ने कुछ कह दिया है, और जब आपका बॉस ने कुछ कह दिया है आपको बुरा लगा। जब आपको बुरा लगा तो आप जब घर आए, घर में अगर मम्मी ने कुछ कहा या पापा ने कुछ कहा, उसका इफेक्ट यहाँ तक रिएक्शन के रूप में आ जाता है। तो मम्मी ने अगर कुछ अच्छी बात भी बोली है तो भी आपका रिएक्शन कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ये है एक तरह का रिपल इफेक्ट। सिमिलरली एक अच्छा रिपल इफेक्ट भी होता है। सपोज ऑफिस में सब ने आपको तारीफ किया, आपका मूड बहुत अच्छा था, तो आप रास्ते में आते आते किसी गरीब को देखा, क्योंकि मूड अच्छा था तो फटाफट उस गरीब को हेल्प किया और बहुत खुशी से घर में आए। घर में आके आपने अपने भाई बहनों को पार्टी दिया या जो भी है, तो वो भी एक रिपल इफेक्ट। पत्थर कहाँ गिरा था? ऑफिस में, पहला वाला रिपल बनाने के लिए, पर उसके रिजल्ट कहाँ तक पहुंचा? घर तक पहुंचा। तो जब पेशेंस रखते हैं तो विशाल बुद्धि वो पहले से ही देख लेती है, इंस्टेड ऑफ सीकिंग इमीडिएट शॉर्ट साइटेड आंसर्स। क्योंकि पहला रिपल को देखकर ही हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, पर विशाल बुद्धि वो रिजल्ट तक पहुंच जाती है और अपने आप को संभाल लेती है रिएक्शन होने से पहले। तो दीदी मुझे इसमें ये समझ में आया कि मतलब इमोशंस, ट्रॉमा और कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं ये वो एक जो डायनामिक्स है, वो कंप्लीट एक पूरी प्रोसेस है। मतलब मैं किसी को सेपरेट नहीं कर सकती इमोशन, ट्रॉमा और कार्मिक अकाउंट से। एक इंटरकनेक्टिविटी बन रही है इनकी। ये तभी इंटरकनेक्टिविटी रहता है जब आप पेशेंस रख के उस बात को एनालाइज नहीं कर पाते हो। ओके। क्योंकि आप रोक सकते हो। जब आप अपने बुद्धि विशाल हो जाएगी तो विशाल बुद्धि वाली पहले फर्स्ट स्टेप में ही समझ जाएगी। तो वो क्या करती है? इट फिल्टर्स कॉग्निटिव नॉइज। अंदर का जो हलचल है वो पहले देख लेती है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा खुशी में भावना में भी बह जाते हैं, जहाँ पर इम्बैलेंस आ जाता है। वो दिखता है कि मैं बहुत अच्छा कर्म कर रही हूँ, पर वहाँ पर भी हम इम्बैलेंस में चले जाते हैं। ओके। जैसे आपने सेकंड एग्जांपल दिया कि किसी की हेल्प कर दी नीडी पर्सन की, तो मे बी वो भावनात्मक उसमें हुआ। हाँ, बिकॉज वो अंदर का जो वो था, हैप्पीनेस था, उसको एक्सप्रेस किया कि भाई ठीक है, हम कंटेंट टुडे। क्योंकि आप भावना के वश, भावना के वश हो सकता है कि वो आदमी फ्रॉड था, आपने देखा ही नहीं वो पार्ट, राइट? तो हैविंग ए ब्रॉड इंटेलेक्ट मीन्स होल्डिंग conflicting
व्यू पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। भले वो दिख रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पर हर एक पॉसिबिलिटी को वो देख पाएगी। दिखेगा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कभी कभी हमें लगता है ये तो हो ही नहीं सकता, पर उसको भी होल्ड करेगी केयरफुल रहने के लिए। पेशेंस ग्रांट्स द इमोशनल दीदी? स्टेबिलिटी टू टॉलरेट दिस इंटरनल टेंशन। हाँ जी, मतलब इन अ वे ज्यादा अवेयर रहेगी हर चीज को लेके, राइट? कोई भी सीन को विदाउट उसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना, उसका अपने ऊपर जो रिपल का इम्पैक्ट हुआ या होने से, मतलब कंट्रोल्ड इमोशन से, कंट्रोल से बाहर रहेंगे। यही है ना कंक्लूजन उसका? हाँ, एक स्टेबल स्टेट होगा, और स्टेबल स्टेट होने के कारण वो 360 डिग्री देख पाएगी, हर जगह पे केयरफुल, त्रिकालदर्शी होकर। तो पेशेंस grants the emotional stability to tolerate this internal tension। तो जैसे वो conflicting points आने लग जाता है, तो हम सबको ये अनुभव है कि अंदर में हलचल होना शुरू हो जाता है, एंजाइटी होता है। तो जहां पर आपका धैर्यता होगा, वहां पर उस इमोशनल स्टेबिलिटी को आप ला पाओगे। वो इंटरनल जो टेंशन है उसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे करते हैं सॉल्व? अलाउइंग बायसेस टू सेटल सो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कैन सरफेस। क्योंकि कहीं पर हम बहुत बायस इसलिए है कि मुझे लगेगा हाँ देवोबेन तो बहुत अच्छी है, वो कभी ऐसे कर नहीं सकती, मैं पहले ही कंक्लूड कर दिया। और या तो मानसी बहन को मैं सोचूंगी कि हाँ मानसी बहन ऐसे हो सकता है, मेरे ऊपर गुस्सा कर सकती है, मैंने पहले कंक्लूड कर दिया। ये जो बायस है वो सेटल कर देते हैं, एक इक्वल लेवल पर ले आते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कहते हैं। सत्य है वो सरफेस पे आ जाएगा। जैसे आप बायस्ड होना छोड़ोगे, चाहे वो देवो बहन हो, चाहे सोनी बहन हो, या चाहे मानसी बहन हो, इक्वल हर जगह पे मैं केयरफुल रहूं, तब जाके आप ट्रुथ को सरफेस में लाते हो। दीदी, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ मतलब जहाँ पे इमोशंस नहीं है और वो बात जब ऊपर आती है। करेक्ट। ओके। और पेशेंस तब आता है ना जब हम डिटैच होते हैं। पेशेंस डिटैच होने से पहले भी ला सकते हो आप। हाउ डज पेशेंस लुक? वो कैसे दिखती है? वो डिटैच होने में मदद करेगा। पेशेंस ये है कि आप विलिंगली एक गैप क्रिएट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि हमारा हर पैटर्न एक ऑटो मोड में है, स्पीड है, उसमें बहुत फोर्स है। जब आपके अंदर पेशेंस होगा, आपके अंदर वो ताकत होगा उसको थोड़ी देर के लिए रोकने का, जहां पर एक गैप क्रिएट होगा और आपको सोचने के लिए टाइम मिलेगा। आई थिंक जो हम अभी स्टडी करते हैं क्लासेस में और खुद से भी, वो जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है वो हेल्प कर रही है उस टाइम पे जब हलचल है, तो आप पेशेंस रख पा रहे हो। आप फोर्सफुली पेशेंस, जो आपने बोला, विलिंगली रखना पड़ेगा, राइट? तो जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो बता रही है कि यहाँ पे और भी पॉसिबिलिटीज है, तो थोड़ा शांत रहो तो मिलेगा कुछ, है ना? क्योंकि अभी हम बुद्धि को डेवलप कर रहे हैं, राइट? वाइज बना रहे हैं, और वाइज बनाने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा, जैसे बाबा ने कहा है कि आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, क्रिएटर और क्रिएशन का ज्ञान दिया है, कि हम गिरे हैं और हम अभी, और इस संगम युग में
दोनों संस्कार है, गिरा हुआ वाला जो संस्कार हमने डेवलप किया गिरने के बाद वो भी है, और जो हम बाबा से सीख रहे वो भी है। तो जब वो पुराना वाला पैटर्न्स अभी भी जागृत है, वहाँ पर हर स्टेप में हमें एनालाइज करके चलना है। दीदी एक और पॉइंट ऐड करूं? हाँ बोलिए। ऐसे मतलब पेशेंस से थोड़ा हमारा जो लिमिटेड परसेप्शन है कि ऐसा ही है, वो उसको भी हम तोड़ के थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। करेक्ट, कंक्लूड नहीं करेंगे। और ऐसा भी है कि दीदी एक जैसे जब एक कहीं सिस्टर ने से एक बार जब मिले थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था। उन्होंने बोला था कि टेल देम कर्मा will take care, कर्मा विल something टेक केयर, कर्मा विल टेक केयर, राइट? तो वो स्टेटमेंट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि कैसे बोलूं, ये कैसे बोल सकती हूँ उनको। बट उसके कुछ 6-7 महीने तक लग गए मुझे, फिर मुझे वो स्टेटमेंट समझ में आया कि वो स्टेटमेंट आप बोल सकते हो क्योंकि वो वैलिड है और वो भी समझ में आएगा। लेकिन मेरा लिमिटेड परसेप्शन उस टाइम पे उनके बात को ऐसे मैंने बोला कि ये कैसे बोल सकते हैं, मतलब हो नहीं सकता, ऐसा मेरा सोच आ गया। ऐसा आपने भी कुछ चीजें बोली होंगी जो शायद मेरा इंटेलेक्ट उस टाइम, मेरी जो बुद्धि उस टाइम पे वो परसेप्शन उसको भले आई वुड से रिजेक्ट और समटाइम्स कैन नॉट बिलीव दैट इट इज पॉसिबल, राइट? ऐसा हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि जो कर्मेंद्रिय से आप जब सुनते हो, जैसे सिस्टर जिनिस वाली बात को भी आपने सुना, करेक्ट, कान से जाते ही आपने उसी हिसाब से परसीव कर लिया, है ना। वहाँ पर आपने गैप क्रिएट नहीं किया धैर्यतापूर्वक। वो गैप अगर क्रिएट करते तो आप एनालाइज करते कंक्लूजन में जाने से पहले कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये एक कंक्लूजन है, ये एक लिमिटेड बाउंड्री में जो अपने आप को रखा है, समझ को रखा है, उस समझ के हिसाब से आपने रिएक्ट कर लिया। पर विशाल बुद्धि बनाने के लिए आपको धीरे धीरे वो बाउंड्रीज को तोड़ना शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए हाँ, स्पेसिफिकली मतलब इसी बात को थोड़ा और एग्जांपल से अगर मैं देखने का कोशिश करूँ तो जैसे ऑफिस में जब काम करते हैं तो आज कभी ये यहाँ ट्रैवल, कभी वो अवार्ड, कभी ये शो या कुछ, तो वहाँ पे एक टाइमलाइन या खाने का हर चीज में एक बाउंड्री हमारे करना पड़ता है, राइट? और इसमें जैसे स्पेसिफिकली मैं फैशन इंडस्ट्री में जो भी है मेरा काम है, तो वहाँ पे बहुत लाइट और बहुत आवाज और बहुत सारी चीजें होती है। तो उस टाइम पे अपने आप को उसके बीच में बैठ के एक बार कॉन्शियसनेस भी लाना पड़ता है कि ये काम है, प्लस उससे अलग भी डिटैच करना पड़ता है। तो ना पहले आई थिंक मुझे लगता है इसमें जो आपने बोला, एक तो गैप प्लस एक खुद का भी विल पावर, मतलब खुद को भी आई थिंक एक समझने का वो पेशेंस टाइम देना हो सकता है कि जहाँ हम सोचे और बोले कि ये पॉसिबल है। क्योंकि एक साल पहले शायद मुझे ये जितना भी दिखा अभी तक वो पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा था, क्योंकि मैंने पहले उसको रिजेक्ट, मतलब हो जैसे आप बोल रहे हो नहीं होगा या समय नहीं बिताया था उस पर सोचने के लिए। यस, इसलिए आपको वो 4-5 महीना लग गया उस बात को समझने के लिए, राइट? क्योंकि एनालाइज बाद में किया आपने। तो इट ऑल्सो टेम्पर्स इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। तो बुद्धि की एक एरोगेंस भी है जो बाउंड्रीज को खोलने नहीं देती है। लार्ज कैपेसिटी कैन इजीली। हम लोग क्यों बिल्ड करते हैं एरोगेंस? इसलिए बिल्ड करते हैं कि एरोगेंस बॉडी कॉन्शियसनेस, और बॉडी कॉन्शियसनेस है बॉडी को प्रोटेक्ट करना, माना बॉडी के जो रिएक्शन है, बॉडी के जो आइडेंटिटी है, उसको बचाने के लिए। तो इंटेलेक्चुअल एरोगेंस जो है आपको
ये सेटिस्फैक्शन देगा कि मैं सब जानती हूँ। जब आप सोचते हो कि मैं सब कुछ जानती हूँ, तो फिर आपको ऐसे सेटिस्फैक्शन का एक फीलिंग देगा, एक बड़प्पन का फीलिंग देगा, एक मैपन का फीलिंग देगा, जो आपको फुएल करते रहेगा। और आप उसके बारे में और सोचेंगे भी नहीं और जानने की कोशिश की भी नहीं करेंगे, और सामने वाले क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे भी नहीं। Large capacity can easily lead to a know-it-all attitude, right? Know-it-all attitude, कि मैं सब कुछ जानती हूँ। पर पेशेंस क्या करते हैं? Encourages intellectual humility, giving a person the capacity to listen deeply to others and learn from slower iterative processes. तो जिसको पेशेंस है वो सुनेंगे सामने वाला क्या कह रहे हैं। हो सकता है ऐसी बात मुझे मिल जाए जिससे कुछ समझ में आ जाए। जैसे आज आपने मेरे से शेयर किया था कि आपका कुछ प्रोग्राम था कल, उसमें सुनील शेट्टी ने कुछ बोला है, कुछ लोगों का साइकोलॉजी के बारे में बोला है। तो मैंने आपको बोला था कि आप उनसे वो जो साइकोलॉजी का समझ है वो आप ले सकते हो, लेके आप एनालाइज कर सकते हो। पर अगर आप सोचेंगे कि वो तो अज्ञानी है, जो हम भी किस करते हैं ये, क्योंकि अज्ञानी लेबल लगाते ही हम उनको सुनते ही नहीं है। गुण तो किसी में भी रह सकता है, गुण को हम उठा सकते हैं किसी से भी। तो ऐसे बाउंड्रीज से, ऐसे इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से, जो बाबा कहते हैं कि दे अभिमान, उससे अपने आप को छुड़ाना है। और कभी भी ज्ञान से सेटिस्फाई नहीं होना है कि आज मैंने मंथन कर लिया, आज मैंने 1 घंटा योग कर लिया, बस बहुत कर लिया, अभी मैं घूमने जाती हूँ या मैं दोस्तों के साथ जाती हूँ। ये सब आ जाएगा अगर आपका सेटिस्फैक्शन आ जाएगा तो। उसकी जगह आप सॉलिट्यूड टाइम बिता सकते हो, पेंटिंग के रूप में, म्यूजिक के रूप में, या ब्राह्मण परिवार में जा सकते हो, क्योंकि संघ का बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जहां पर हम कंक्लूड कर लेते हैं कि आज बहुत हो गया, वहां पर इम्बैलेंस आ जाता है। हमारा जो मर्यादा है वो हम तोड़ देते हैं। ग्रैंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स like scientific breakthroughs, philosophical treatises, or large-scale business strategies take years to mature. पर पेशेंस क्या करती है? Bridges the gap between a massive vision and its eventual execution. क्योंकि वहां पर एक प्रोसेस चलता है। जो गैप है उस गैप में ही प्रोसेस है, क्या दिख रहा है और आगे जाके क्या होगा, वो पेशेंस डेवलप कर देता है। दीदी, आपका ये मंथन पढ़ने के टाइम मैंने कुछ एक पॉइंट पे रिसर्च किया था। हाँ, वो बोलो एक बार। हाँ प्लीज बोलिए। जैसे मंथन आया था आपका, फिर सुबह में कुछ अव्यक्त वाणी जो कल आपने भेजा था उस पे थोड़ा सोच रही थी और पढ़ रही थी। फिर आपका उसके बाद आपका मंथन आया था, तो मैं वो जब पढ़ रही थी तो वो पढ़ते पढ़ते उनसे कुछ एक पॉइंट पे मैं सोच रही थी अपने
तो क्या होता है कि पढ़ते 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 मेरे को नींद आ रहा था, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ अपना पहले भी देखा है कि मानो खूब बहुत ज्यादा डीप आप पढ़ रहे हो, कुछ कुछ टाइम पे जब बहुत सारे आसपास पेपर प्रॉब्लम्स होते हैं तब नींद नहीं आता है, बट जब प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं तो नींद अभी उसको सॉल्व नहीं करना है ना, कोई बाहर से प्रेशर नहीं है ना, तो नींद आ जाता है। ऐसा होता है मेरा हैवी पढ़ने से। तो फिर मैंने जब फिर वो वाला पढ़ा तो मैं उसके बाद में आज सोचने लगी कि ये नींद क्यों आता है, क्या होता है। तो उसमें बेसिकली ना ब्रेन, तो मैंने उस थोड़ा सा ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो उसमें ये था कि जैसे ये हैवी रीडिंग होती है या कुछ होता है ना, तो माइंड स्टार्ट्स फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड पीसफुल। हमने सुना है, हमने बाकी जगह सबको पता है, बट देयर इज अ साइंटिफिक थिंग दैट हैपेंस कि बॉडी स्टार्ट्स फीलिंग की रिस्क नहीं है, पीसफुल हो जाता है। और जैसे वो सोचता है कि वो पीसफुल, रिस्क नहीं है, पीसफुल हो जाता है, तो धीरे धीरे अलर्टनेस डाउन होके वो एक स्लीप स्टेट में चला जाता है। कंफर्ट मिल जाता है, राइट? हाँ दीदी, कंफर्ट मिल जाता है, कंफर्ट मिल जाता है कि अभी रिस्क नहीं दिखता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर अपना आपका ब्रेन चर्न करता है तो आपको दिखता है अच्छा ये है, ऐसा है। 5 मिनट 4 मिनट चर्न करता है, आपका ब्रेन दिखता है ये ऐसा है, ऐसा है। उसके बाद आपको रिस्क डाउन दिखता है, धीरे 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 आप स्लीप स्टेट में चले जाते हो। और ये प्रोसेस अब क्या होता है, आजकल हम जो मतलब शायद अभी के मैं बता रही हूँ पुरुषार्थ में वो सबका अपना है देखने, ब्लॉकर किसी का आता है तो वो थोड़ा अब लोनलीनेस भी यहाँ पे बहुत हल्के बहुत सटली घुसता है, या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस हैव अ प्रॉब्लम ऑफ वेरी मच, मतलब हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, अटेंशन स्पैन कम है। तो क्या करते हैं उस टाइम पे, मानो कुछ देख लिया है ना, हेडफोन तो है, 2 मिनट में शिफ्ट हो जाता है, या तो किसी ने कुछ उठ गए वहां से, या तो कुछ, मतलब सबका अपना एक वो क्या बोलते हैं ना, वो खाने में अचार वाला एक, पढ़ने में भी एक ब्रेक का एक, सबका अपना एक वो है, वो डिस्ट्रैक्ट होके चले जाते हैं, अटेंशन ये स्पैन कम। मेडिसिनल इफेक्ट बना रखा है हमने प्लेसिबो, ओके, कि ऐसे समय पे जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन, जहाँ पर आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हैवीनेस फील हो रहे हैं, वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ जो हमने पैटर्न बना रखा है उसको फट से यूज कर लेते हैं, राइट? करेक्ट। तो जैसे मेरे लिए क्या होता है दीदी, मैं मानो यूट्यूब चले गए, कोई टॉपिक देखने लगा, भले मैंने टॉपिक देखा पढ़ाई का, बट फिर वहां से वन टू अदर, मतलब मेरा इन टर्म्स ऑफ दिए कोई नॉलेजेबली कुछ देख लिया, या भले कोई भावनाओं को, मेरे अपने भावनाओं को पावरफुल बनाने का कुछ देख लिया। कभी फ्लाइट में डर, उसको निकालने चली गई, तो मैंने सोच रही हूँ कि हाँ मैं पुरुषार्थ के लिए पढ़ रही हूँ, बट द मेन अटेंशन जो मेरा है वो एक, मैंने ये रियलाइज किया दिस इज वेरी सटल लोनलीनेस, ऑब्वियसली सप्रेस कर देते हो, राइट? हाँ, समझ कर देते हैं। तो जब मैंने ये देखा तो फिर उस टाइम पे उसके बाद वो सॉल्यूशन ये था कि ऑब्वियसली सॉल्यूशन क्या है, यू विल हैव टू कीप डूइंग इट, मतलब भले तुम उठ के थोड़ा चल लो, थोड़ा कॉफी पी लो, बट सिग्नल दो कि नहीं अभी ये खत्म नहीं है ब्रेन को, या थोड़ा अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन नहीं कि 5 मिनट चर्न कर लिया, मतलब वो जो आपका सेटिस्फेक्शन का थ्रेशोल्ड कम है, उठो आगे बढ़ो, मतलब यू हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न एंड डू इट फॉर, मतलब ये एग्जैक्टली कमिंग बैक टू द सेम थिंग जो पेशेंस की बात कर रहे हो आप, तभी जाके प्यूरिफिकेशन होगा, तभी जाके लोनलीनेस सॉलिट्यूड में परिवर्तन होगा, राइट? दीदी फिर पता है क्या हुआ, ये करने के बाद फिर मैं आपका चर्निंग मैंने पढ़ा, तो मेरे को ना चर्निंग उस टाइम पे मैंने एक्सटर्नल रीजन दे दिया, समझ में नहीं आया, दीदी की फ्रीक्वेंसी काफी हाई हो चुकी, मेरे को उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हूँ, है ना, ऐसा बहुत सारा मैंने अपना रीजन दिया, ठीक है। ये भी एक ईगो मास्क है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की आपने। हाँ, मतलब एक तो मुझे सोना भी मुझे लग रहा है नहीं मुझे सोना है, मेरे को गिव अप मतलब हो गया बहुत ज्यादा, आई थिंक मैंने एक मुरली पढ़ ली ना आज, मैंने बहुत कर लिया, तो ऐसा हुआ। फिर फॉर सम रीजन आई कुड काइंड ऑफ होल्ड माई सेल्फ टुडे। फिर जब मैंने वो शाम को पढ़ा तो मैंने बोली ये तो समझ में आया मुझे सारी चीजें, तो तब क्यों नहीं समझ में आया था, मतलब मैं वही ब्रेन इंटेलेक्ट जो भी बॉडी वही सब कुछ वही है, बट तब नहीं आया, अब क्यों आया। तो मतलब डेफिनेटली वो हमारे ही वीकनेस होते हैं ना जो वहाँ पे स्टैक्ड होते हैं बीच बीच में। इसीलिए जब हम मुरली को भी बार बार पढ़ते हैं या किसी के चर्निंग को भी बार बार पढ़ते हैं तो हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। एक बार पढ़ने के बाद जब दूसरी बार हम पढ़ते हैं तो पिछली बार जो समझ में नहीं आया नेक्स्ट बार हमें समझ में आ जाता है
क्योंकि प्यूरिफिकेशन हुआ है। इसलिए दादी जानकी इतनी बार मुरली पढ़ते थे। दीदी इसमें मुझे कुछ शेयर करना है हाँ। कि 2 days बैक मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मुझे बस सोने का मन कर रहा था। बट यू सेड ना, आपने एक मंथन में बॉडी कॉन्शियस वाले में लिखा था कि बॉडी कंट्रोल करे तब उसको उसके कंट्रोल में नहीं आना है, विलिंगली सोना है। तो ये घूम रहा था मेरी बुद्धि में, तो मैंने सोचा मुझे भी सोना नहीं है, आई ऑलरेडी हैड इनफ रेस्ट, तो अभी मुझे पढ़ना है। तो मैंने मुरली लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक शब्द जैसे अंदर नहीं घुस रहा, बॉडी रेजिस्ट कर रही है कि उस मुरली को साइड हटाओ। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, जब छठी 7वीं बार तक पहुंची तो मेरी बुद्धि में जैसे एक साइकिल घूम रही थी, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और जो आत्मा की स्थिति थी। तो मैं कहाँ शिफ्ट हो गई थी मुझे खुद पता नहीं चला। हाउएवर बॉडी हैड द पेन, पर वो बार बार पढ़ने से ना एक बुद्धि में घूम रहा था कुछ, राइट, आत्मा का स्टेट। और फिर जैसे पेन भी हल्का हो गया, बहुत इंटेंस पेन वैसे स्लाइट हो गया, डिटैच हो गए ना बॉडी से। हाँ, तो ये भले आप समझ में नहीं आ रहा, बट व्हेन यू आर रेजिस्टिंग जो माया आपको करवा रही है, तो कुछ तो अलग हो जाता है। राइट। तो दीदी ये जो दोनों ही देवबहन और मानसी बहन ने बताया, तो उससे क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो ओल्ड पैटर्न्स हैं जो हमें नेगेटिव फोर्सेस अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, उनको हम वीक कर सकते हैं विद डिटर्मिनेशन, डेफिनेटली। एंड पेशेंस। आप जब उससे डिटैच हो जाएंगे, उससे जब डिटैच हो जाएंगे तो उसको कमज़ोर कर सकते हो आप। मुझे याद है, आपको याद होगा कि आप माउंट आबू आए थे तो मुझे हेडेक हुआ था, याद है आपको? और मैंने थोड़ा समय भोजन के बाद फिर थोड़ा समय मैं अपने आपको आप लोगों से मैंने बोला कि थोड़ी देर में एकांत में रहना चाहती हूँ। और फिर मैंने वहाँ उस पर काम किया है, उस पेन से मैं डिटैच हुई और फिर मैं हील भी हो गई थी। तो ऐसे बॉडी खींचता है, जैसे अमृत वेला भी बॉडी नींद के लिए खींचता है। तो उसको पहचानना जरूरी है। पहचान कर उस बॉडी को, जैसे एक बार खींचा, उसको पहचान लिया और आपने वर्क कर लिया, फिर नेक्स्ट बार उसका इफेक्ट कमजोर पड़ जाएगा, उसको वीक बना सकते हैं आप, स्ट्रांग बन जाएंगे। मतलब कि इसका मतलब कि आपने फोर्सफुली नहीं किया उसको, मतलब सिर्फ आप डिटैच हुए। हाँ, मैंने अपने आप को समझ दिया, क्योंकि समझ से ही डिटैचमेंट हो सकता है। जबरदस्ती आप डिटैच नहीं हो पाओगे, राइट? जब ये समझ देंगे, एक सेकंड, हाँ जी, सॉरी, कोई आ गया था। तो जब आप समझ देंगे, समझते समझते जब हम कोई चीज़ को समझ लेते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। और वो एक्सेप्टेंस जब आ जाता है तो पुराना वाला जो समझ था उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो जब अमृत वेले हमें नींद खींच रही है, तो आपने क्या समझ दी उस टाइम पे? जब नींद खींचती है तो फिर मैं उठ के कुछ करती हूँ। जैसे दादी जानकी ने कहा है कि जब नींद आए उठ के बर्तन मांज लो, किचन में जाओ बर्तन मांज लो। तो जब हम जैसे बैठ के योग कर रहे हैं तो नींद आ रही है, वो नींद आना माना बॉडी कह रहा है कि सो जाओ। एक पुल होता है, आप ऑब्जर्व करना कि बहुत जोर से पुल होता है कि सो जाओ, और फिर थॉट चलने लग जाता है, आज एक दिन थोड़ा सो लेते हैं या थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर से उठ जाऊंगी। या तो ऐसे फील होगा कि कल रात को लेट सोए ना, तो अभी नहीं हो पा रहा है इसलिए थोड़ा सो जाती हूँ। या ये आएगा कि कल तबीयत ठीक नहीं था, या आज तबीयत, ये नींद के सपोर्ट में बहुत सारी बातें आ जाती है। तो उसी समय अगर आप उठ के चाहे बर्तन मांज लो या कुछ भी आप कर सकते हो, कर लेते हो, तो फिर नींद उड़ जाती है। तो आपने बॉडी का जो पुल था उसका साथ नहीं दिया, तो बॉडी को इन्फॉर्मेशन क्या मिला कि ये साथ नहीं दे रहा है मुझे। तो नेक्स्ट बार जब भी करेगा वो वीक होके आपको पुल करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इस बार आपने वीक कर दिया थोड़ा।
ऐसे कर करके हम जीत पाएंगे। मतलब मैं ऐसा करती हूँ, बट मुझे फिर भी लग रहा था कि इज इट राइट प्रोसेस और नॉट, मतलब एक्यूरेट है या नहीं है। राइट है। ओके ओके, थैंक यू। तो जो रिपल इफेक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ खाली इसको। ए रिपल इफेक्ट consequence is a chain reaction where a single initial event, decision or action triggers a progressive series of secondary, tertiary and long term impacts. तो एक छोटा सा रिएक्शन जाके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स तक पहुंचता है, सिर्फ परसेप्शन के कारण, गलत समझने के कारण, या गलत चीज एक ट्रिगर हो जाने के कारण। जस्ट लाइक ड्रॉपिंग ए पेबल इनटू ए स्टिल पॉन्ड, द इनिशियल स्प्लैश creates outward moving waves that spread far beyond the point of impact. In the context of systems thinking and decision making, these consequences are categorized into distinct stages of impact. आपने पत्थर यहाँ डाला, पर उसका जो वेव्स क्रिएट हुआ, उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक पहुंच जाता है, आपका डिसीजन को भी चेंज कर देता है। जैसे कोई घटना, कोई इवेंट हुआ है जहां पर आपने किसी को बहुत अच्छा समझा है, अच्छा परसेप्शन था किसी के बारे में, वहां पर आपने अपने अंदर एक रॉन्ग परसेप्शन ले लिया, तुरंत आपका जो डिसीजन पहले किया था, सपोज उस आत्मा के घर पे जाना था, घर पे जाना था, आपने डिसीजन लिया था, वो डिसीजन तक चेंज हो जाता है। तो उसका 3 स्टेजेस है। एक फर्स्ट ऑर्डर वाला इफेक्ट होता है, वो इमीडिएट होता है और पूरा हाईलाइटेड होगा। फर्स्ट जो हमारा परसेप्शन स्ट्राइक होता है, क्योंकि कर्मेंद्रिय द्वारा, क्योंकि वो 3D शो होता है, एकदम कलरफुल होता है जो आप सीन को देख रहे हैं सामने, तो उसका और इसका बहुत हमारा अभ्यास भी है, इस कारण से बहुत जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसीलिए डायरेक्ट आउटकम ऑफ एन एक्शन हो जाता है। तो वन स्मॉल एक्ट स्टार्ट्स द होल चेंज, पूरा सीन को बदल देता है, समझ बदल देता है। फिर सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट आता है, जब ये वेव्स निकलता है, जैसे पत्थर गिरता है और वेव्स निकलता है, पहला वाला वेव जाके जब दूसरा में टक्कर खाता है, द इनडायरेक्ट रिजल्ट्स ट्रिगर्ड बाय द फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट which are often overlooked during initial planning, the results move outward to touch new areas. तो नया जो एरिया है वहाँ जाके इफेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि ऑफिस में आपके साथ अच्छा से बिहेव नहीं किया किसी ने, उसका इम्पैक्ट घर पे जाके हुआ। थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स, long-term systemic shifts that alter the entire environment, sometimes creating unintended problems. The final result can help or hurt. या तो आप रास्ता में किसी को हेल्प कर दिया क्योंकि दिन बहुत अच्छा था, या आपका मूड खराब था तो घर में जाके झगड़ा कर लिया। तो ये है रिपल इफेक्ट। अभी विशाल बुद्धि उसको हैंडल कैसे करती है। ए ब्रॉड एंड पेशेंट इंटेलेक्ट ट्रेन्स इटसेल्फ टू लुक पास्ट द इमीडिएट फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट। कर्मेंद्रिय में नहीं फंसेगी वो। कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं फर्स्ट इमीडिएट जो इफेक्ट है, उसको एनालाइज करेगी। कैसे एनालाइजेशन होता है? स्लो कर देते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अपना जीवन को थोड़ा स्लो कर दो,
क्योंकि जहाँ पर हम फास्ट होते हैं, हम जल्दीबाजी करते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे कि एक सोच पूरा होने से पहले हम दूसरी सोच को ले आते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी काम खत्म होगा, उतना जल्दी मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा स्लो करने में बुरा नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो डिसाइड कर लेना कि हाँ, जैसे पत्थर गिरा और पहला रिपल निकला, वहीं पर अगर आप डिसाइड कर लेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये गलत है, मैंने तो इतना अच्छा किया था। किसी ने आके बोला किसी के बारे में कि आज है ना, आपके लिए ऐसे कहा है, और उसको एनालाइज नहीं करके हमने फट से उसको ले लिया, तो आपका जो डिसीजन उसके बेसिस पे होगा जो आपका कान ने सुना। इसलिए ए स्ट्रेटेजिक थिंकर मैप्स आउट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी रिपल्स। उसको पहले से पता चल जाता है मेरा सोच क्या डेंजर क्रिएट कर सकता है, मेरा स्थिति खराब हो सकता है, ये समझ में आ जाता है। अलाउइंग देम टू एंटिसिपेट हिडन रिस्क्स, वो सटल जो रिस्क है, जो डेंजर है, वो पता चल जाता है। एंड प्रिवेंट शॉर्ट टर्म फिक्सेस, ये सब शॉर्ट टर्म, जैसे सुनते ही रिएक्ट कर लेना, वो शॉर्ट टर्म फिक्सेस है, फ्रॉम कॉजिंग लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स। किसी ने आकर किसी के बारे में मुझे कहा, मैंने कान से सुना और मैंने ऐसे एक रिएक्शन पैदा कर लिया अंदर में उस आत्मा के प्रति, हो सकता है मैं सालों साल मैंने बात ही नहीं किया उससे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं था। तो वो त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। लुकिंग एट नॉट ओनली प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट स्टेट ये है कि कान से मैंने सुना, बट ऑल्सो बिकमिंग केयरफुल बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। कान से सुना कि उसने मेरे लिए ऐसे कहा, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। हम ये भी नहीं सोचते नहीं वो नहीं कह सकते मेरे लिए, कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है उसका तबीयत खराब हो सकता है उसका मूड खराब हो, तो ये पॉसिबिलिटीज देखना शुरू करते हैं विशाल बुद्धि। तो जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज देखते हैं, विशाल बुद्धि वाली आत्मा डिटैच होने लग जाती है एंड लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर। तो तीनों काल को देख लेते हैं एक साथ। इट हैज द एबिलिटी टू सी द ब्रॉड पिक्चर। दीदी फ्यूचर कैसे? फ्यूचर इसलिए है कि मैं अगर अभी अपने आप को स्टेबल रखूंगी तो फिर मेरा स्थिति नहीं खोएगा और फिर मैं जो भी बात होगा उसको हैंडल कर पाऊंगी, उसको हैंडल कर पाऊंगी। तो फ्यूचर देख लिया। मतलब जैसे कोई पेपर आया, कुछ पेपर्स बार बार आते हैं जिसमें हमने लर्निंग नहीं लिया होता, राइट। तो सपोज कुछ आया और हर बार मेरा रिएक्शन होता है कि डिस्टर्ब हो जाना, थोड़ा एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लेना या हलचल में आना, फियर क्रिएट करना। और अभी हमको ये जो स्थिति, अभी मेरा भी ये चल रहा है कि आई डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब, आई स्टॉप माई सेल्फ कि नहीं, अभी आई डोंट वांट टू लूज माई स्थिति। शायद जो मुझे दिख रहा है, अगर ऐसा हुआ भी तो भी मेरी स्थिति सही होगी तो मैं उसको उस टाइम भी चेंज कर लूंगी, फ्यूचर में भी। इज इट दैट लुकिंग फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर? हाँ, फ्यूचर में भी चेंज करूंगी नहीं, आप अभी से सतर्क हो जाते हो फ्यूचर के लिए। हाँ, जैसे मैं ये बोल रही हूँ कि अभी वो पेपर आया, कुछ ट्रिगर हुआ या कुछ थ्रेट आया और इंस्टेंट वो होता है कि डर जाना। अभी तक जिस तरह से हमने उसको टैकल किया हुआ है, तो एक कंडीशनिंग हो रखी है ब्रेन के अंदर, राइट?
और हम उसी फीलिंग में या उसी डेंजर के साथ अच्छा तो एंजाइटी में आना है, इसका मतलब है कि मुझे एंग्जियस होना है, ये पैटर्न रिकॉर्डेड है। अब मैं अपने आप को सिखा रही हूँ कि नहीं, अभी शांत होना है, अगर ऐसा हुआ भी जैसा तुम सोच रही हो तो भी शांत रहोगी तो उसको ठीक कर लो। करेक्ट। तो आपने गैप क्रिएट कर दिया, राइट, पेशेंस को लाके। जैसे गैप क्रिएट किया, आपने शिफ्ट ला पाए, क्योंकि आपने एनालाइज किया कि ऐसे होने से एंजाइटी होगा और मैं रिएक्ट कर जाऊंगी, है ना। तो आपने एनालाइज करके उसमें गैप क्रिएट कर दिया, पेशेंस का रोल भी है, राइट? यस। और फिर अपने आप को बचाया, उस आत्मा को भी बचाया। और जब हम तभी एक एक्यूरेट या ड्रामा के साथ अलाइन डिसीजन ले पाते हैं, अदरवाइज हम फिर से उसी पैटर्न में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, अगर पेशेंस को नहीं रखा तो। यस। द ट्रांजिशन फ्रॉम लो परसेप्शन टू एलिवेटेड परसेप्शन इज फंडामेंटली ए शिफ्ट फ्रॉम हैवीनेस टू लाइटनेस। जब जब हमने लो परसेप्शन, लो वाला फ्रीक्वेंसी में गए, तब तब हमें हमारे मन बुद्धि में बहुत हैवीनेस फील हुआ। तो हाई परसेप्शन में लाइटनेस फील होता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल परसेप्शन है। When perception is low, the mind operates like a cramped, cluttered storehouse. बहुत बातें आएगा और बहुत फास्ट होगा, क्योंकि वेस्ट थॉट चलता है। Overwhelmed by immediate details, मतलब एक छोटा सा एक बात आया, उससे एसोसिएटेड बहुत चीज मिलेगा। Reactive to chaos and burdened by emotional weight. और इमोशंस, ट्रॉमा ट्रिगर हुआ, पुराना पास्ट एक्सपीरियंस ट्रिगर हुआ, पास्ट डेटा खुल गया, फिर इमोशंस निकल आया और सारा मिलके एक भारीपन आ जाएगा, बंधन सा फीलिंग होगा। और उस बंधन से छूटने के लिए हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय हमें हमारे अंदर ताकत नहीं होता है कि स्पिरिचुअली उस बात को हैंडल करें। एज परसेप्शन एलिवेट्स, परसेप्शन एलिवेट तभी होगा जब इनिशियल स्टेज में आप उसको ब्रेक करके एक गैप क्रिएट करोगे, पेशेंस रखोगे। द माइंड एंड इंटेलेक्ट एक्सपैंड्स इनटू ए विशाल स्टेट। इट गेन्स द स्ट्रक्चरल पेशेंस टू सी द ब्रॉड आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ, transforming heavy psychological burdens into light. धीरे धीरे जैसे ही आप देखना, थोड़ा सा समझ में चेंज होता है, एनालाइज करते हैं या पॉसिबिलिटीज देखना शुरू करते हैं, तो आपका धीरे धीरे वो जो बर्डन फील हुआ था, भारीपन था, वो हल्का होना शुरू हो जाता है। या कभी आप किसी का सपोर्ट लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि जो थर्ड पर्सन उस सीन में इन्वॉल्व नहीं होने के कारण एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाते हैं, उस सीन को एक दूसरे तरीका से देख पाते हैं। तो वो जब आपको समझ दे देते हैं, आप तुरंत हल्का फील कर लेते हो। तो वो मैनेजेबल इनसाइट्स होते हैं, आप मैनेज कर सकते हो। जहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो, आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने ऊपर एक भरोसा आ जाता है। तो फ्रॉम रिएक्शन टू ऑब्जर्वेशन, लो परसेप्शन ट्रैप्स यू इन फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स। पहला जो रिपल है वहां पर ट्रैप कर देता है लो परसेप्शन, मेकिंग एवरी सडन चेंज फील लाइक ए हेवी पर्सनल क्राइसिस। एलिवेटेड परसेप्शन, ये जो खालीपन आ जाता है वहां, एलिवेटेड परसेप्शन ट्रैक्स द entire ripple effect, bringing lightness through the calm understanding that all waves eventually settle. हमारा परसेप्शन जैसे ही चेंज हो जाता है तो हमें दिखता है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ, कैसे करूँ हैंडल। From fragmentation to unity, heaviness comes from viewing the world as isolated.
colliding problems. Lightness occurs when a broad intellect synthesizes these fragments into a single interconnected system, removing the friction of confusion. अलग अलग समझ जब होता है तब हम किसी को अलग कर देते हैं, जिसे अज्ञानी कह देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं, तो वो आइसोलेशन होता है, हर किसी से सेपरेशन. मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी समझती हूँ, मैं ज्ञान को बहुत अच्छा से समझ पाती हूँ, वो नहीं समझ पाते हैं, वो बार बार उनका पेपर आता है, वो नहीं ध्यान देते, वो ऐसे अलग कर देते हैं हम. पर जो विशाल बुद्धि वाले हैं वो ऐसा एक समझ पर फ्लोट करते रहेगा जो ट्रुथ है, जो स्पिरिचुअल है, कि सबको जोड़ के रखेगा. कंफ्यूजन नहीं होगा वहां पे. फ्रॉम अटैचमेंट टू फ्लो, लो परसेप्शन टाइटली ग्रिप्स स्पेसिफिक आउटकम्स, क्योंकि स्पेसिफाइड है. गुस्सा किया माना मेरे से नफरत करता है, ये एक बुद्धि में बैठा हुआ होता है. ये इक्वेशन बना के रखते हैं कि मैंने गुस्सा किया तो वो नफरत आएगा. तो लो परसेप्शन टाइटली ग्रिप्स स्पेसिफिक आउटकम्स वेयर यू हैव एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट, क्योंकि पहले डिस्कम्फर्ट था और कंफर्ट में भी हो सकता है कि ऐसे करने से वो मुझे कंफर्ट देते हैं, वो कंफर्ट फीलिंग होता है, इसलिए उसके पे बहुत ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट कि वो गलत करने से भी समझ दिखाई नहीं देता है, अंधे हो जाते हैं. ब्लाइंड फेथ, क्रिएटिंग इमेंस मेंटल डेंसिटी, भारी. एलिवेटेड परसेप्शन होल्ड्स ए वास्ट ओपन एंडेड पर्सपेक्टिव, खुला बाउंड्री, allowing thoughts and events to pass through the mind and intellect without leaving a heavy footprint. कोई भारीपन नहीं लाते हैं, क्योंकि हर बात को, चाहे वो कंफर्ट दे रहा है, चाहे वो खुशी दे रहा है, चाहे वो दुख दे रहा है, आप एनालाइज करके चलते हो, बुद्धि को यूज करते हो. दूसरे की बुद्धि के बेसिस पर ट्रैप नहीं हो जाते हो. अभी वो एलिवेशन जो है उसको हम कल्टिवेट कैसे करें? टू मूव फ्रॉम डेंसिटी टू वेटलेसनेस यू मस्ट सिस्टमेटिकली एक्सपैंड योर कॉग्निटिव कैपेसिटी. सूक्ष्म समझ को धीरे धीरे बढ़ाना है. बाय कॉन्शियस कैपेसिटी मींस सूक्ष्म समझ. हाँ, ओके. हर बात के पीछे का भाव को समझना जो विजिबल नहीं होता है. बाय कॉन्शियसली स्लोइंग डाउन योर इमीडिएट रिएक्शंस. जैसे हमारा पैटर्न बना हुआ है और वो पैटर्न जो है वो सब ऑटो मोड में है. जैसे ज़्यादातर हम लोग एक बात कहते हैं कि झूठ बोलने से मुझे गुस्सा आता है. किसी ने झूठ बोला और मुझे गुस्सा आया, तो ये एक पैटर्न बना रखा है. किसी ने झूठ बोला और मुझे गुस्सा आना चाहिए. तो जब आप यहाँ पर अवेयरनेस को लाते हो, कॉन्शियसली स्लो डाउन करते हो इमीडिएट रिएक्शन. किसी ने झूठ बोला, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं इतना अवेयर रहूँगी कि गुस्सा नहीं आएगा, मैं अपने आप को स्लो डाउन कर लूँगी. तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं करके वहाँ पर आपने थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लिया. You allow the initial emotional heavy splash to dissolve. This mental patience creates the precise clearance required for an elevated view to emerge. इतना सा गैप, और इसी को बाबा कहते हैं हिम्मत का पहला कदम, जिससे आप बच जाते हो. उस इमीडिएट रिएक्शन बहुत बड़ा डिजास्टर कर देता है. A broad intellect handles a heavy emotional splash by creating immediate mental space between the intense feeling. वो इतना
अवेयर रहता है अंदर के हलचल का। थोड़ा सा अंदर भारीपन हुआ, ऐसे आत्मा को पता चल जाता है कि मेरा अंदर कुछ चेंज महसूस हो रहा है, आज भारीपन महसूस हो रहा है। तुरंत उसको ट्यून कर लेना अंदर में, उसके थ्रू पास कर लेना है। वो दर्द हो रहा है, उसके थ्रू पास कर लेना है और फिर उसको सेटल कर लेना है, सप्रेस नहीं। उसको ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी। तो एक मेंटल स्पेस क्रिएट करते हैं बिटवीन इंटेंस फीलिंग एंड द रिजल्टिंग एक्शन। अंदर थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है, रोब आ रहा है, बाबा कहते हैं रोब भी नहीं आना चाहिए। तो वो रोब आ रहा है, उस रोब को ऑब्जर्व करके उसको समझ द्वारा सेटल कर दिया, एक्शन में आने नहीं दिया, गुस्से में आने नहीं दिया। Instead of drowning in the sudden emotional wave, a wide and well-trained mind and intellect treats the emotion as a vital piece of data to analyze rather than a command to follow. तो हम क्या करते हैं, जैसे अंदर में एक चेंज महसूस आया, मेरा खुशी गायब हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है आज, तो तुरंत विशाल बुद्धि वाले उसको एनालाइज करते हैं। खुशी गायब होने का कारण क्या है, कौन सा समझ मैंने ले लिया जिससे मुझे दुख हुआ, उसको एनालाइज करके उसको सेटल करने में लग जाते हैं। इंस्टेड कि वो अंदर जो खुशी गायब हुआ उसका रिएक्शन किसी को और के ऊपर पड़े, एक रॉन्ग कर्मा क्रिएट कर ले। A broad intellect will recognize the emotional shock instantly without attempting to deny or suppress its existence. Such an intellect will step back mentally to become the observer. एक कदम पीछे हट जाते हैं, फिर उसको साक्षी होकर देखते हैं, and then place the immediate crisis, जो क्राइसिस फील हो रहा है, क्योंकि क्राइसिस जब फील होता है तभी हम रिएक्ट कर लेते हैं फटाफट, खुद को बचाने के लिए, खुद को उस क्राइसिस से मुक्त करने के लिए। और ये रावण ने सिखाया हमें। तो देन प्लेस द इमीडिएट क्राइसिस इनटू ए मच लार्जर पर्सपेक्टिव, ट्रेसिंग आउट द ट्रैप्स ऑफ ओल्ड पैटर्न्स। विशाल बुद्धि पुराना पैटर्न को ट्रेस आउट कर लेगा कि ऐसे ऐसे मैं फॉल करती हूँ, ऐसे ऐसे मैं पुराना पैटर्न को यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पर ये दरवाज़ा खुला है, क्योंकि बाबा मुरली में कहा कि माया को एंट्री करने के लिए आप खिड़की दरवाज़ा खुले रखते हो और फिर चाय पिला देते हो, मेहमानबाजी कर देते हो। तो विशाल बुद्धि वाली आत्माएं वो सारा ट्रैप्स को देख पाएंगे, पहचान लेंगे और पहरेदार रख लेंगे, अटेंशन का पहरा। It will choose a constructive action instead of launching an explosive reaction. तो इसी को बाबा कहते हैं मोल्डिंग कैपेसिटी। दीदी, जब हम एनालाइज करते हैं, मतलब तब हमें अपनी पैटर्न को देखना होता है, राइट? यस। मतलब मैं खुद का तो देख रही थी, लेकिन ज्यादा सामने वाली आत्मा का, कि उनके अंदर क्या डिफेंस चल रहा है, उनके अंदर क्या साइकोलॉजी चल रही है। बट मोर देन दैट आई हैड टू वॉच माय साइकोलॉजी फर्स्ट, राइट? क्योंकि वो भी एक तरीका है उनसे खुद तक पहुंचने का। अच्छा। क्योंकि अगर मैं आपके अंदर कमी देखती हूँ तो मैं आप में अटके हुए रहूंगी, राइट? मैं सोचूंगी कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, इसको ऐसे ठीक करूं, वो ऐसे करूं, ये करूंगी। पर मैं अगर आपके अंदर का स्टेट को समझ पाऊं तो मैं आपसे डिटैच हो जाऊंगी, आपसे डिटैच होके फिर मैं अपने अंदर देख पाऊंगी। दैट वाज व्हाट, यही मैं कर रही थी। तो फिर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं परेशान हो रही थी कि क्यों समझ नहीं आ रहा, ही इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बट आई थिंक यहाँ पे मुझे अपने आप को देखना है पहले। करेक्ट। तो इन स्पिरिचुअल स्टडी
गॉड शोज यू द कॉन्ट्रास्ट ऑफ बॉन्डेज एंड फ्रीडम। बाबा देखना हर कुछ का कलयुग वाला बात और सतयुग वाला बात स्टेट दोनों को कंपेयर कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा जीवन बंद और जीवन मुक्त। दिस कॉन्ट्रास्ट गाइड्स थिंकिंग। जीवन बंद वाला स्टेट और जीवन मुक्त वाला स्टेट को जब कॉन्ट्रास्ट को बाबा सामने रखते हैं तो हम सोचते हैं। एनालिसिस सेपरेट्स आउट द वेस्ट फॉर द शिफ्ट। तो हमें दिखता है कि जीवन बंद में क्यों फंसे हैं हम और क्या छोड़ने से हम जीवन मुक्त की ओर जा सकते हैं। देन यू रिसीव द इनहेरिटेंस। द वंडरिंग बिहेवियर टर्न्स इनटू फोकसिंग बिहेवियर। हम क्या कर रहे थे आज तक? बुद्धि भटकी हुई रहती थी, इधर उधर क्या करना क्या। पर वो क्या होता है जब हम एनालाइज कर पाते हैं तो फिर जो भटकती हुई बुद्धि को एक फोकस्ड बुद्धि बना लेते हैं, जिसको बाबा बुद्धि योग कहते हैं। दैट एनेबल्स यू टू गेट एलिवेटेड अंडरस्टैंडिंग। जैसे ही बुद्धि योग हो जाता है हम ऊंची समझ तक पहुंचते हैं। He said that you have two fathers. This will be understood by weak intellect in a different way. दुनिया में आप जाके बोलो आपका दो बाप है, वो बिगड़ जाएगा। And might react by falling into emotions to protect the identity of the body. वहाँ पर भी वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट आइडेंटिटी ऑफ द बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है कि मैं अच्छे घराने के हूँ, ऐसे बोलेंगे। बट फॉर यू ही सेज इट इज वंडरफुल। ये दो बाप मिला है, रमा बाबा, शिव बाबा। ही ऑल्सो गेव द contrast between people of the present age and the people of ancient age. तो अभी लोग कैसे हैं और गोल्डन एज में लोग कैसे हैं? The Rao and Rank contrast also he explained. It is you who has undergone this change. हम सब ने ये राव से रंग बने हैं, रंग से फिर राव बन रहे। That is why he gives you the knowledge of history, geography of the cycle. ये समझने के लिए कि हम ही शूद्र बने थे और हम ही देवता बन रहे हैं। Knowing it, you are careful about using your old patterns and cultivating the new patterns gradually by allowing the spiritual study to access the pores between worldly information and converting them into elevated perception in the form of programming the subconscious mind. तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, एक एक घंटा में 1 मिनट के लिए बाबा को याद करना, या हम सुबह उठते ही और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे के मुरली को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या जो भी बाबा की याद में बैठते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स में स्पिरिचुअल स्टडी को जीवन में लाना शुरू किया। ए वीक इंटेलेक्ट हैज ए कंक्लूडिंग बिहेवियर एज द सोल एक्सपीरियंसेस ए स्ट्रगल इन एनालाइजिंग बेस्ड ऑन इट्स डिपेंडेंसी पैटर्न। क्योंकि स्पिरिचुअल स्टडी जब हम करते हैं, जब मुरली को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए बुद्धि का एक्सरसाइज चाहिए बहुत। तो अगर दुनियावी बातों में हम फंसे हुए हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं, या कोई ऐसे पैटर्न में डिपेंडेंट है, बुद्धि को यूज़ नहीं करना है। हम झट से, अभी भी हम जब सोचेंगे कि हम झट से कुछ भी बात को लाने समझने के लिए अगर हम ChatGPT को यूज़ कर लेते हैं फट से, तो फिर वहाँ पर हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। तो एक कंक्लूडिंग बिहेवियर होता है। A fast conclusion which is based on worldly perception limits the intellect from analyzing within a boundary of perception. एक बाउंड्री क्रिएट करके उसी के अंदर जीने का कोशिश करते हैं। जैसे हम बचपन से जो भी हमारे अपब्रिंगिंग है,
उसके हिसाब से हम एक बाउंड्री ऑफ परसेप्शन में बंधे हुए रहते हैं। हम सोच ही नहीं पाते कि इससे भी आगे कुछ है। दिस अराइजेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज डिफरेंट इंटेलेक्ट परसीव एज पर देयर बाउंड्रीज। मेरा कोई बाउंड्रीज होगा, आपका कोई बाउंड्रीज होगा, दूसरे का कोई और बाउंड्रीज होगा। इसलिए हम एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करने लग जाते हैं और फिर वो लड़ाई झगड़ा में परिवर्तन होता है, जो बाबा ने आज कहा है। ए ब्रॉड इंटेलेक्ट willingly opens these boundaries to go beyond for analytical thinking and elevated perception. ये जो बचपन से जो बना हुआ है, एक बाउंड्री में बंधे हुए हैं, विशाल बुद्धि वो खोलने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं। दिस परसेप्शन देन ब्रिंग्स वननेस इन अंडरस्टैंडिंग, जो सतयुग में होगा, क्योंकि सबका विशाल बुद्धि बनने लग जाते हैं, भले नंबरवार हो। दैट मैनिफेस्ट एज ए सिंगल रूल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एक्सप्रेशन। एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म। दिस इज हेवनली हैप्पीनेस। इसी को स्वर्ग कहा जाता है। यू हैव द नॉलेज ऑफ क्रिएटर एंड क्रिएशन, दैट इज वाई यू आर इंटेलिजेंट, वाइज एंड मैच्योर। क्योंकि क्रिएटर को भी जानते हैं और क्रिएशन को भी जानते हैं, और क्या क्या हुआ सब कुछ जानते हैं। Neither the kings nor the sannyasis know this knowledge, and hence they say neti neti, we don't know. इसलिए वो लोग हमें गाइड नहीं कर सकते हैं। वो लोग किसी को भी गाइड करके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं करा सकते हैं। You can organize a museum for service by targeting influential people who are in positions of power in this world, as well as to those who build temples. तो बाबा किसको टारगेट कर रहे हैं? एक तो जो पोजीशन ऑफ पावर, जैसे प्रेसिडेंट या कोई मिनिस्टर, उनको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया ऐसे है कि वो लोग अगर कुछ बोल दे इसके भगवान के बारे में, तो फिर जो उनको बड़े मानते हैं वो बहुत इजीली ग्रास्प कर लेंगे। दूसरा बाबा उनके लिए उनको टारगेट करने के लिए कहा है जो मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर बनाने वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तार जुड़ा हुआ होता है भगवान के साथ। तो वो तार को पकड़ के जब हम वो नॉलेज को देते हैं, बाबा का परिचय जब देते हैं, क्योंकि उनमें ही छिपे हुए हैं बाबा के बच्चे, तो उस कॉन्शियसनेस से जब हम वो सेवा करते हैं तो वो सेवा सफल होता है। यू हैव द नॉलेज इन योर इंटेलेक्ट बट इन ए कंसेंट्रेटेड वे दैट कैन बी इन योर कॉन्शियसनेस while doing service. सब कुछ बीज रूप, बीज के अंदर जैसे सब कुछ समाया हुआ है, वैसे नॉलेज है हमारे अंदर। The consciousness of awakening another soul contributes to the service in the form of strength, identifying the thread of connection that exists in their intellect. तो हमारा कॉन्शियसनेस इतना प्योर हो कि जिसको आप वो नॉलेज दे रहे हो, बाबा का परिचय दे रहे हो, वहाँ पर उनका जो एक सूक्ष्म धागा बना हुआ है भगवान के साथ कनेक्ट होने का, उसको पहचानना, परखना और फिर उनको बाबा के साथ जोड़ देना। A broad intellect is necessary to discriminate this. विशाल बुद्धि चाहिए उसके लिए। This is the knowledge of shift from Brahma to Vishnu and Vishnu to Brahma. ये पूरा इंटेलेक्ट का खेल है, बुद्धि का खेल। This makes you experience the secret inner joy
वो आंतरिक खुशी. And this state carries you to the state of service, service, service. जिस सर्विस में ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों चीज समाया हुआ रहता है. एक बैलेंस स्टेट. अच्छा, ओम शांति. और कोई क्वेश्चन है? ओम शांति दीदी. ओम शांति. हाँ जी विद्या बहन बोलिए. वो ब्रॉड इंटेलेक्ट हम कैसे डेवलप कर रहे हैं? ब्रॉड इंटेलेक्ट. हाउ टू डेवलप द ब्रॉड इंटेलेक्ट? हाँ, ये तो पूरा प्रोसेस यही तो बताया है. आप एक बार और पढ़िएगा उसको, है ना, वो मंथन. तो पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ डाउट हो आप एक बार कॉल करके मेरे से बात कर लीजिएगा. ओके. ठीक है, उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कैसे विशाल बुद्धि बनते हैं. ओके दीदी. ठीक है. हाँ. ओम शांति. ओम शांति. ठीक है फिर. थैंक यू. ओम शांति.